हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटकॉइन वाइट पेपर। ठीक है। तो बिटकॉइन इसमें हम क्या जानने वाले हैं कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है। ठीक है। ये ब्लॉकचेन में कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैसे पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट होता है इसमें, और हाउ डज दिस ट्रांजैक्शन वर्क्स एंड ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स और ये सब कैसे होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया पहले दिया था कि ब्लॉकचेन से हम कैसे पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बना सकते हैं। ये आइडिया प्रेजेंट किया था सतोशी नैकामोटो ने। ठीक है। ये मतलब कोई रियल इंसान नहीं है। ये मतलब बस एक ऐसे ही नाम है, क्योंकि वाइट पेपर में क्या होता है ना कि इंडिविजुअल जो पेपर प्रेजेंट कर मतलब जो पेपर पब्लिश करता है वो अपना नाम तो नहीं बताता। ठीक है। वो अपना कोई भी मतलब अनोनिमस कोई भी नाम ले लेता है और उस पर प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश would allow online payments to be sent directly from the one party to another without going through a financial institution। तो मतलब पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश फ्लो है ना, वो किसी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं जाएगा। कि लेट सपोज आई वांट टू सेंड सम मनी टू पर्सन एक्स, तो क्या होगा कि यूपीआई से मैं पेमेंट करता हूँ, तो वो पैसों की रिक्वेस्ट जाएगी एसबीआई से। ठीक है। फिर एसबीआई से मेरे पैसे डिडक्ट हो गए और वहाँ से पर्सन एक्स को मिलेंगे। तो ये सारी जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आती है। तो ये प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मैंने कहा कि जैसे पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए पर्सन को बी पर्सन को कुछ मनी ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, बी पर्सन की पब्लिक की चाहिए। ठीक है। वो ट्रांजेक्शन में डालेगा कि आई वांट टू सेंड दिस अमाउंट ऑफ इथेरियम सोलाना और बिटकॉइन टू दैट बी पर्सन, राइट। और ये ट्रांजेक्शन ए पर्सन अपनी प्राइवेट की से साइन कर देगा ना। ठीक है। तो मतलब इससे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट द मेन बेनिफिट्स आर लॉस्ट इफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या है कि डबल स्पेंडिंग में क्या होता है कि मेरे पास 10 रुपये की नोट है। ठीक है। मैं अगर किसी पर्सन को दूंगा वो 10 रुपये की नोट, तो मेरे पास अब तो नहीं है। ठीक है। तो 10 रुपये की नोट मेरे पास अब तो नहीं है, लेकिन लेट सपोज कि इफ़ आई हैव अमेजोन वाउचर, राइट, अमेजोन गिफ्ट वाउचर है या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर है, तो उसका ना आपको पता होगा कि एक हैश आता है, मतलब एक कोड कोड टाइप समथिंग आता है। तो मैं क्या करूँगा कि I will send to my 5 of friends to that particular code, right? So if any of them will paste on the Amazon server, तो अमेज़ोन पे रिक्वेस्ट जाती है कि इस वाउचर का मतलब यूज़ हुआ है। ठीक है। तो उसको फिर बाद में वो इनवैलिड कर देता है। तो मतलब फिर और 4 यूज़र है ना, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कि उसको दिखाई देगा कि ये वाउचर हमें से ऑलरेडी ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम डबल स्पेंडिंग का है कि इससे यहाँ पे हमें एज अ थर्ड पार्टी अमेज़ोन हमने ली है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी एज अ अमेज़ोन ली है, तो एक कूपन को डबल स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना हम। तो अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी तो मतलब डबल स्पेंडिंग कर सकते हैं ना हम कि लेट सपोज आई हैव टोकन अमाउंट समथिंग अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस। ठीक है। वो उसका बिटकॉइन का हैश मैंने अपने 4 दोस्तों को दे दिया। अब कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि चेक कैसे करे। ठीक है। तो कैसे मतलब पता चलेगा। तो यहाँ पे ना हम वही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को। ठीक है। So we propose a solution to the double spending problem using peer-to-peer network, right? So the network timestamps the transaction by hashing them into ongoing change of hash-based proof of work. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हैशिंग की एक ब्लॉक मतलब हर एक ब्लॉक को हैश करेगा और उसको नेक्स्ट ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है। प्रीवियस ब्लॉक को
कोई करंट ब्लॉक को उसके प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट करता रहेगा और एक चेन बनाएगा ये टाइम्स टाइम्स ट्रांजैक्शन की, ठीक है। ये मतलब ये पूरा जो आइडिया है उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, जो ऐसे जो वर्क करता है, ठीक है ना। तो फॉर्मिंग अ रिकॉर्ड दैट कैन नॉट बी चेंज विदाउट रीडूइंग प्रूफ ऑफ वर्क। तो एक बार प्रूफ ऑफ वर्क हुआ तो अगर मुझे एक नोड ऐड करना हो तो फिर से प्रूफ ऑफ वर्क लगेगा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट चेन नॉट ओनली सर्व्स द प्रूफ ऑफ वर्क of sequence of events witnessed, right, out of proof that it came from the largest pool of CPU power। यहाँ पे क्या होता है कि हर हर एक नोड, ठीक है, हर एक यूज़र उसके पास सीपीयू चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये पूरा डिपेंडेंट है ऑन द सीपीयू पावर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने सीपीयू ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा जो ब्लॉकचेन है वो सिक्योर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमें अगर किसी अटैकर को एक अलग ब्लॉक बनाना, अपना अलग एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको कि 51% ऑफ द वर्ल्ड सीपीयू, राइट, उसको टेक ओवर करने पड़ेंगे, तभी वो अपनी खुद की एक ब्रांच बना सकता है। वो मोर ओवरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मतलब एकदम सिक्योर है। और यहाँ पे मतलब कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगती कि लेट सपोज आई वांट टू सेंड सम यूएसडी सम रुपीज़ टू एनी पर्सन हु लिव्स इन यूएसए। सो यहाँ पे कन्वर्जन रेट वगैरह ये सब होता है, वो यहाँ पे नहीं आता, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो एज लॉन्ग मेजोरिटी of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack network, ठीक है, they will generate the longest chain out space of attackers। मैंने कहा वही कि अगर कोई वैलिड जेन्युइन यूज़र है अगर सीपीयू पावर में, तो वो वीक कर देगा जो अटैकर सीपीयू है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर ओवरली अटैकर सीपीयू होते ही नहीं, क्योंकि सीपीयू पावर बहुत है, बिलियंस ऑफ यहाँ पे हमारे पास बिलियंस ऑफ यूज़र होता है, ठीक है। तो मोर ओवरली यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। अटैकर मतलब इतने सारे हो ही नहीं सकते। तो आगे है कि द नेटवर्क इट सेल्फ रिक्वायर्स मिनिमल स्ट्रक्चर। मैसेजेस आर ब्रॉडकास्टेड ऑन द बेस्ट एफर्ट basis, and node can leave and rejoin the network at will, as accepting the longest proof of work chain as a proof what happened while they were gone, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, कि प्रूफ ऑफ वर्क की पूरी एक चेन बनेगी और यहाँ पे सारे यूज़र को ये ब्लॉकचेन ब्रॉडकास्ट मतलब देख सकेंगे कि प्रीवियस इसका क्या ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। The commerce on internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as a trusted third parties to process electronic payments, right। तो वही है कि इंटरनेट ऑलमोस्ट रिलाई हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी आरबीआई एसबीआई वगैरह मतलब उस पर ही रिलाई हो चुका है, ठीक है ना, ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए। वाइल द सिस्टम वर्क्स वेल इनफ फॉर द मोस्ट ट्रांजेक्शंस, it still suffers from the inherent weakness of the trust based model, right। कि ट्रस्ट नहीं होगा कि लेट सपोज कि ये अपना विजय माल्या है, ठीक है, बहुत सारी लोन लेके चला गया, तो मतलब उसके हिसाब से बैंक वगैरह ठप हो गई, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास नहीं है, ये सारा पैसा है बैंक के पास, और बैंक दे देती है इन बिजनेसमैन्स को लोन, ठीक है। वो तुम्हारा पैसा सरकार के पास होता है। तो मतलब तुम्हारा पैसा जब तक तुम्हारे हाथ में नहीं है तब तक वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वही उसको सेफ बनाना चाहती है, ठीक है। तो आगे है कि completely non-reversible transactions are not really possible, ठीक है। Since financial institutions cannot avoid mediating disputes, the cost of mediation increases transaction cost, limiting the minimal practical transaction size and cutting off the possibility for the
small casual transactions, right? And there is a broader cost in loss of ability to make नॉन रिवर्सिबल पेमेंट्स फॉर नॉन रिवर्सिबल सर्विसेज। मतलब बात वही है कि यहाँ पे कि कोई बाहर मुझे ट्रांजैक्शन करना है तो मतलब छोटी छोटी फीस लगेगी कि यहाँ से कन्वर्जन रेट लगा, यहाँ से ट्रांजैक्शन रेट यहाँ इसका लगा, ये जीएसटी आया, ये एसजीएसटी आया, यहाँ पे ऐसा कोई कोई टैक्स वैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। तो मोस्टली आपको पता ही होगा कि ब्लैक मार्केट में भी सारे लोग क्रिप्टो यूज़ करते हैं कि कोई ट्रेसेबल ही नहीं होता क्रिप्टो का, ठीक है, कि कौन है यूज़र। और अगर किसी को वॉलेट बनानी है क्रिप्टो की तो उसके लिए भी कोई केवाईसी बेवाईसी नहीं लगता कि कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है वगैरह। इस सिर्फ हमें एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करवानी होती है और उसके हिसाब से लेट सपोज कि ये मेटामास्क करके एक ऐप है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ऐसा उसका इंटरफेस आता है और यहाँ से ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है। इसको यूज़ करके मैं किसी और को सेंड कर सकता हूँ ये पब्लिक की, और वो मुझे मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और अगर मुझे उसको किसी और को मनी ट्रांसफ़र करने होते हैं सेंड, तो उसकी मुझे पब्लिक की डालनी होती है, ठीक है ना, पब्लिक एड्रेस। और फिर मैं कंटिन्यू करके उसको साइन कर सकता हूँ अपनी प्राइवेट की से, तो मैं ऐसे पेमेंट कर सकता हूँ। ये वॉलेट है मेटामास्क का। ऐसे ही बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं, ये ब्रेव का वॉलेट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं। और अगर आपने सुना होगा कि वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स वगैरह जो प्लेटफॉर्म आते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, कि वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट की को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और दे आर लाइक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की अगर आपको ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है तो वहाँ से आप केवाईसी मतलब केवाईसी करके भी वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो विथ पॉसिबली ऑफ रिवर्सल द नीड ऑफ ट्रस्ट स्प्रेड्स, राइट। तो मर्चेंट्स मस्ट बी वेरी देयर कस्टमर्स एजलिंग देम फॉर मोर information than they would otherwise need, right? A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable. This costs and payment uncertainties can be avoided in person by using the physical currency, but no mechanism exists to make payments over the communication channel without the trust party. तो वही बात है कि कोई ट्रस्ट पार्टी के बिना हम ट्रस्टेड मतलब पेमेंट्स वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट। तो हमें ना कोई थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। एक मैथमेटिक्स डेरिवेशन से हम ये पेमेंट सारे पीयर टू पीयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ लगता है, इसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अलाउइंग एनी टू विलिंग पार्टीज टू ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विथ each other without the need of for the trust third party, right? The transactions that are computationally impractical to reverse would protect seller from fraud, and routine cross mechanism could easily be implemented to protect buyers, ठीक है। या बायर्स और सेलर्स को दोनों को प्रोटेक्ट करता है कि सेलर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या करवा देते हैं ये लोग, रिफंड करवा देते हैं, और सेलर की जो सोल्ड जो थिंग्स होती है वो भी रिटर्न नहीं करवाते, ठीक है ना। तो यहाँ से हम वो रिफ़ंड का वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार मनी गया तो गया, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो हो चुकी है, वैसा होता है यहाँ पे। और इन दिस पेपर वी प्रपोज सॉल्यूशन टू द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कि अगर मेरी कोई हैश या वगैरह गिफ्ट कार्ड है, ठीक है, तो एक ही यूज़र यूज़ कर पाएगा उसको, मतलब एक ही यूज़र को वो गिफ्ट मिल सकेगी, ठीक है। यूजिंग पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम स्टैम्प सर्वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चेन बनेगी, एक सर्वर होगा, ब्लॉक चेन या टाइम स्टैम्प। यहाँ पे अपने जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। और उसको उसका एक ब्लॉक बाय ब्लॉक वो कनेक्ट होगा, ठीक है, उससे उसकी चेन बनेगी। और वो चेन एवरी नोड ऑन द ब्लॉक चेन
they can access it, right, with using their public keys and etc., right? So the system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes. मैंने जैसे कहा कि अगर 51% ऑफ अटैकर्स आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये इनसिक्योर हो जाएगा। तो वही है कि द सिस्टम इज सिक्योर एज लॉन्ग एज ऑनेस्ट नोड्स, मतलब जेन्युइन लोग ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो बात यहाँ पे इतनी है। तो आज की इसमें इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजेक्शन्स और टाइम स्टैम्प सर्वर वगैरह देखेंगे, ठीक है। और प्रूफ ऑफ वर्क का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।